नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रेशाल। आप देख रहे हैं मनी गुरु। निवेश में अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो पहले ये चेक कीजिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है। क्या वो इतना स्मार्ट है जिससे कि निवेश में रिस्क और को कंट्रोल भी आप कर सके और रिटर्न भी आपको दमदार मिल सके। अगर ऐसा नहीं है तो आज हम आपको बताएंगे कि कहां और कैसे निवेश से आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं स्मार्ट और रह सकते हैं टेंशन फ्री। इस शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो स्मार्ट पोर्टफोलियो और टेंशन फ्री लाइफ ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन हेमंत जी, स्मार्ट पोर्टफोलियो के साथ टेंशन फ्री लाइफ जी जाए और निवेश आराम से चलता रहे, जिंदगी आराम से चलती रहे, इसके लिए कौन कौन से वो मेजर्स हैं जो फॉलो करना चाहिए? जब भी अगर आपने पोर्टफोलियो बनाने का सोचा है तो कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिसको आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल की हो। स्मिता, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि टेंशन फ्री लाइफ हो, अच्छा पोर्टफोलियो बने, तो जाहिर सी बात है उसको अचीव करने के लिए हमें कुछ चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसा हो, यानी हम प्लान करें, हम अपने गोल्स को डिफाइन करें कि हमें अपने गोल्स में अपने इन्वेस्टमेंट से क्या क्या अचीव करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, अगर हमें वाकई में अपने पोर्टफोलियो को में टेंशन फ्री रहना है तो वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि हमारा जो पैसा है वो अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, इस तरह की एसेट क्लासेस में लगे। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आप पूरा का पूरा पैसा एक एसेट क्लास में लगा के रिस्क नहीं ले रहे हो, और रिस्क दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका पोर्टफोलियो बहुत कंजर्वेटिव बन सकता है या आपका पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव बन सकता है, तो उसको आप अवॉइड करते हो। दूसरा, ये जो एसेट क्लासेस की मैंने बात की, जिनका नाम लिया, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो बिहेवियर है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से होता है। तो अब जब आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो इंश्योर करता है कि आप किसी भी एसेट क्लास में अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि उसका हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में होगा, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अपने पोर्टफोलियो में आप एसेट एलोकेशन का ध्यान दें और उसके बाद उन ऑप्शंस को देखें जो उनमें क्षमता हो कि जो जो एसेट क्लास आपने चुनी है उनमें किस तरीके से उनका बेस्ट जो रिजल्ट है वो आपको दे सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे लगता है वो आप अपना पोर्टफोलियो बनाई तो टेंशन फ्री लाइफ डेफिनेटली होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया, डाइवर्सिफिकेशन आपका किस तरीके से होना चाहिए पोर्टफोलियो में। लेकिन आजकल जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है विकास, वो है गोल्ड और सिल्वर। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रिकॉर्ड भी ये बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली चर्चा तो होनी ही है। ऐसे में इनको अगर हम पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो क्या टेंशन फ्री, कम से कम महंगाई से टेंशन फ्री एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं हम? धन्यवाद स्मिता, आपने शो में बुलाने के लिए। देखिए स्मिता, हेमंत सर ने बहुत अच्छे तरीके से ये बोला कि जब डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं और एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो कोई एक ऐसी एसेट क्लास नहीं होती जो सबसे बेहतर है, क्योंकि ऐसा होता तो सारी दुनिया सिर्फ वही एसेट क्लास में निवेश कर रही होती। बट क्यों हमें एसेट एलोकेशन जरूरी है? और आजकल जैसे गोल्ड और सिल्वर की बहुत ज्यादा धूम है, और क्योंकि जियो पोलिटिकल टेंशन हो रही हैं, सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड भर रही हैं खूब सारा, और सिल्वर भी उसके साथ साथ क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ गई उसकी। आपका सोलार में या सेमीकंडक्टर्स में या इंडस्ट्रियल यूज जो होता है फार्मास्यूटिकल्स में, इसका यूसेज आने लग गया, तो सिल्वर भी अचानक से उसकी चमक बहुत बढ़ गई है। अब क्या होता है कि ये देख के, क्योंकि सिल्वर बहुत चल गया, गोल्ड बहुत चल गया, इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है? तो आंसर इज नो। शामिल इसलिए करना है कि एज एन एसेट एलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो की वेटेज कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलते हैं कि आइडियल सिनेरियो में आप 10% के आसपास जो है कमोडिटीज अपने पोर्टफोलियो में रखें, विच मींस लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई पोर्टफोलियो किसी निवेशक के वो पहले से ही शायद गोल्ड को बहुत पसंद करते रहे हो और उन्होंने अपना गोल्ड होल्डिंग बहुत ज्यादा रखी हो पहले से, और पोर्टफोलियो में अब मिसमैच हो गया कि उनकी 40-50% जो होल्डिंग है वो गोल्ड की और सिल्वर की हो गई। ऐसे केस में तो उनको ट्रिम डाउन कर देना चाहिए। अपनी एक एसेट एलोकेशन की जो आप मेजर रखते हैं या रेशोज रखते हैं अपने गोल्स को देखते हुए, अपने रिस्क को देखते हुए, तो आपको ट्रिम डाउन करना चाहिए। बट ऐसे कोई निवेशक है जिन्होंने गोल्ड लिया ही नहीं, सिल्वर लिया ही नहीं अपने पोर्टफोलियो में, और फिर आज आपको ये प्राइस नहीं देखना चाहिए। आज आपको ये देखना पहले बहुत जरूरी है कि बिगर पिक्चर मेरे पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेके है। तो वहां मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके गोल्ड को और सिल्वर को ऐड करता रहूंगा और उसको एक रेशो तक लेके आऊंगा।
तो आपका जो आंसर है वो डेफिनेटली यस है कि अगर पोर्टफोलियो में आपने एलोकेशन नहीं दिया है गोल्ड का और सिल्वर का तो आपको जरूर देना चाहिए। बट यस, स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करके रखिए ताकि आपकी एसेट एलोकेशन जो आपने डिसाइड की है वो कितनी है। हालांकि ये ऐसा जरूरी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से एक साल में रिटर्न दिया वैसा ही रिटर्न उनका रहेगा। आप 25-30 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो गोल्ड का बिकॉज लास्ट 2-3 साल में बहुत तेज रनअप हुआ तो उसका लगभग 11% के आसपास का जो है उसका लॉन्ग टर्म एवरेज या CAGR आप बोल सकते हैं वो आ गया है। बट तो भी मैं ये बोलूंगा कि आप उसको एज ए हेज, एज अ सेकेंड ऑल्टरनेटिव आफ्टर इक्विटीज जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता हो, ये क्लास ले सकते हैं। बट एक चीज जरूर ध्यान रखिए, कॉमोडिटीज बहुत साइक्लिकल इन नेचर होती हैं। जब इनका डाउनसाइड या डाउनवर्ड साइकिल शुरू होता है तो भी ये बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट करते हैं और रिटर्न जनरेट नहीं करते। तो ऐसे केस में रिटर्न सिर्फ देख के ना लीजिए, आप ये देखिए कि पोर्टफोलियो का हिस्सा कितना होना चाहिए मेरा, उसके हिसाब से आप उसको ऐड करें। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखते हुए गोल्ड और सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। बहुत ही बेहतर स्ट्रैटेजी आपने बताई और साथ ही ये भी बताया कि इससे कैसे स्ट्रेस फ्री आप रह सकते हैं अपने निवेश में। लेकिन हेमंत जी, जब भी हम देखते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छी कोई जर्नी करनी होती है जहां आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, तो फिर पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए, आगे ड्राइवर गाड़ी चलाए और फिर आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के। क्या हम ये माने कि जो हमारी निवेश की जर्नी होती है उसमें अगर कोई फंड मैनेजर है जो आपके लिए आपके निवेश की जर्नी को ड्राइव कर रहा है तो ज़्यादा बेटर होता है स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो के लिए, स्ट्रेस फ्री आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए? ऑफ कोर्स यस स्मिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है ये समझने की जरूरत है हमें, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं प्रोफेशनल को पैसा देने की या उनकी मदद लेने की, तो मुझे लगता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जरिया जो है, वो रास्ता जो है, वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड खुद से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। वो ऐसी व्हीकल है जैसा आपने कहा, जिसमें आप पीछे बैठ के आराम से राइड को एंजॉय कर सकते हो। वो आपको अलाउ करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे हमने बात की गोल्ड सिल्वर की, कोई भी एसेट क्लास में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, अब तो रीट्स को भी इक्विटी में शामिल किया गया, तो कोई भी एसेट क्लास में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो म्यूचुअल फंड आपको वो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। वो प्रोफेशनल जो है वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। तो देखिए, इक्विटी जैसी एसेट क्लास, और हम जिस तरीके से हमारे देश में देख रहे हैं कि SIP बुक बढ़ती जा रही है, जो कंफर्ट है इन्वेस्टर्स का इक्विटी के साथ, मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि म्यूचुअल फंड एज एन ऑप्शन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही सिंपल है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं, क्योंकि पहला ऐसे समय हुआ करता था, अभी भी है, काफी कम हो गया लेकिन, कि जब निवेशक जो है वो इक्विटी से बहुत डरा करते थे। हम ये भी जानते हैं कि इक्विटी एकमात्र ऐसी एसेट क्लास है जो ओवर द लॉन्गर टर्म आपको इन्फ्लेशन को तो बीट करेगी, कहीं ना कहीं आपको वेल्थ क्रिएशन में भी मदद करती है। तो बिल्कुल आप जब भी ऐसे किसी एग्रेसिव एसेट क्लास या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहें तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दीजिए। इनफैक्ट अब तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एडिशन भी हुआ है, जो सेबी ने एक इनिशिएटिव लिया है SIFs का, जो एक तरीके से म्यूचुअल फंड और PMS और AIF के बीच में एक ब्रिज है। यहाँ पे आपको एक ऐसी ऑप्शन मिल रही है जहाँ पे जो डेरिवेटिव्स में आप इन्वेस्ट करना चाहें, या जो कॉम्प्लेक्स, हमेशा क्योंकि इन्वेस्टर्स की इच्छा रहती थी कि अब मेरा बड़ा पोर्टफोलियो बन गया, मैं रिस्क लेने के लायक हूं, तो मैं करूं क्या, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। तो ये एक ऐसा स्टेप है, इसमें एक मिक्स है म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप, और साथ में जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको सिंपल करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, बहुत रेगुलेटेड ये प्रोडक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि समय समय पे PMS भी म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं, तो डेफिनेटली आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं एज एन इन्वेस्टर, आपका पोर्टफोलियो बड़ा बनता है, आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स आपको हर कदम पे और हर तरह का पोर्टफोलियो बनाने में मदद करती है। तो मेरा ये मानना है हमेशा कि एज एन इन्वेस्टर आप अपना फोकस रखिए कि आपको अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, किस तरह के आपके गोल्स हैं, एसेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए। खुद नहीं कर सकते हैं, किसी एडवाइजर की मदद लीजिए, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लीजिए। उसके बाद, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इंपॉर्टेंट है, जो एसेट क्लास चुने उसके लिए सही ऑप्शन चुने, और म्यूचुअल फंड के पास चाहे आपका रिस्क कितना भी लेवल कितना भी हो, चाहे आपका समय 1 दिन का हो, चाहे 10 साल का हो या 20 साल का हो, हर तरह के ऑप्शन है। तो यस, फंड मैनेजर्स को अपना पैसा दीजिए, उनको देखते रहिए, राइड तो एंजॉय कीजिए स्मिता, लेकिन नजर देखते रहिए कि बराबर से गाड़ी चल रही है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये भी मॉनिटर करते रहिए कि आपकी जो गाड़ी है जर्नी की
वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, और आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको समझाया भी। तो ये तो हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर की कि किस तरीके से हमें एकदम टेंशन फ्री अपनी इस निवेश की जर्नी को रखना है। लेकिन विकास, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल ये और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, वो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर की हर कोई बात करता है कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक इक्विटीज़ का तो एक्सपोजर है ही, लेकिन क्यों ना आप इन्वेस्टमेंट में इस तरीके से एक्सपोजर ले कि आपके पास ग्लोबल एक्सपोजर भी हो आपके पोर्टफोलियो में। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? स्मिता, अगेन जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो कोई थंब रूल नहीं होता या कोई फिक्स रूल नहीं होता, बट टिपिकली हम क्या बोलते हैं कि अगर 100 रुपीज़ आपके पास है, आप उसमें 35 रुपीज़ का रियल एस्टेट आप निवेश करें। आपकी नेटवर्थ का रियल एस्टेट होना चाहिए 35 या 40% आप लिक्विड एसेट्स रख लीजिए। लिक्विड एसेट्स में आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हो गए, डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स, ये सब एफडीज वगैरह सब हो जाती हैं। और फिर जैसा अभी हमने बात की कमोडिटीज़ की कि अराउंड 10% के आसपास कमोडिटीज़, और फिर अनदर 10% जैसा है आप यूएस हो गया, यूएस बेस्ड फंड्स हो गए या इंटरनेशनल फंड्स हो गए, वो एक टैक्टिकल प्ले के थ्रू आप ले सकते हैं। बट अगेन पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना एसेट एलोकेशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए ही मुझे यूएस बेस्ड फंड्स में निवेश कर देना चाहिए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस भी एक डिफाइन होना चाहिए कि आप जब निवेश कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मनी, और फिर वो अपने गोल के साथ लिंक है कि नहीं है। अब आइडियली अगर आप देखें तो अर्ली इन्वेस्टिंग में अगर आप यूएस डॉलर या यूएस बेस्ड फंड्स या डॉलर डिपेंडेंट फंड्स जो हो गए, उसमें निवेश करने के लिए कुछ ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए कोई आईटी सर्विसेज में है, जो ये सोचते हैं कि मुझे आने वाले समय में मैं यूएस में सेटल होना चाहता हूँ, या मेरे बच्चे जो है मैं उनको यूएस भेजूंगा पढ़ने के लिए और फिर वो वहीं सेटल हो जाएं। तो ये देखिए एक गोल, एक लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल है जो किसी ने डिसाइड किया है। अब ऐसे गोल अगर आपने डिसाइड कर लिए, अगर बच्चा अभी एक स्टूडेंट है और उसको अभी जाने में 5 से 10 साल है, तो आपके पास एक अच्छी विंडो मिल जाती है कि आप एक, जैसे मेरे एसेट का फैंग फंड हो गया, या निपॉन इंडिया का यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया, या मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक या कोटक का नेस्डैक, तो ये कुछ फंड्स हैं जो यूएस सेंट्रिक फंड्स हैं जहां पे यूएस के स्टॉक्स में निवेश होता है। अब ऐसे फंड्स में अगर आप अभी निवेश कर देते हैं, तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि किस तरीके से जो रुपी है वो डॉलर के सामने डेप्रिशिएट होता है, तो आपने एक तरह से अपना हेज कर लिया, आपने पहले से ही जो है वो यूएस में निवेश करना शुरू कर दिया। और आपको अगर ये लगता है कि मैं आने वाले 10-15 साल के बाद आई विल मूव टू यूएस, या मेरे बच्चे वहां पे मूव कर जाएंगे और उस समय वो मैं पैसा उसको यूज करूंगा, और आज की तारीख में मैं एक तरह से अपने आप को वो सिक्योर कर लूं कि मैं कल जब मैं वहां शिफ्ट करूंगा, अपना पैसा लेके जाऊंगा, तो मुझे वो उतना बर्डन मेरे ऊपर ना आए। तो ये सब चीजें देखते हुए, अपने पैसे के पर्पस को समझते हुए आप डॉलर डिनोमिनेटेड फंड ले सकते हैं। हालांकि आजकल आप देखें तो अचानक से चाइना ओरिएंटेड जो फंड्स हैं, वो भी अचानक आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का जो है उसमें उसकी तरफ रुझान आना शुरू हो गया, क्योंकि चाइना की जो मार्केट है अभी बहुत अच्छे से कुछ रिटर्न दिया नहीं है पिछले कुछ सालों से, और फिर वो वैल्यूएशंस के हिसाब से बोलते हैं कंफर्ट लेवल है। बट अगेन ये सब चीजें देखते हुए कुछ देखा देखी जो होती है, हम वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये वो फंड्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है जो हर किसी के लिए नहीं है। ये उसको करना चाहिए जो ऐसी मार्केट्स को समझता हो, जिसको इस चीज की जरूरत हो इन टर्म्स ऑफ द पर्पस ऑफ द मनी, और उनको उसका रेलिवेंस अपने पोर्टफोलियो में लगे, तो ही आप ऐड करें। बट एक चीज जरूर है कि एज अ पार्ट ऑफ एक्सपोजर, हम एक मिनिमल एक्सपोजर जिसको आप बोल सकते हैं कि अराउंड 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो और 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप चाहें तो एक्सपोजर ले सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें कि वो निवेशक जिन्होंने ऑलरेडी इसमें निवेश किया हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर आपने निवेश किया पिछले 2-3 साल में, आपका पोर्टफोलियो बहुत, और स्पेशली वो आपका जो फंड है वो बहुत अच्छा अगर कर रहा है, बिकॉज यूएस अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ऐसे जो आपके जो अगर फंड्स हैं और ऐसे जो आपके एक अच्छी रिटर्न बन चुकी है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट डबल के ऊपर रिटर्न हो गया है, तो ये शायद अच्छा टाइम होगा प्रॉफिट बुक करने का। बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, यूएस की जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो एक बेहतर विकल्प होगा कि थोड़ा उसको आप ट्रिम डाउन कर लीजिए। अगर एसआईपी रूट से कर रहे हैं तो एसआईपी कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर आपका एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो गया तो एक 20-30% का प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा आई थिंक मौका होगा, आपको ये करना चाहिए। अब यदि किसी ने किया ही नहीं है, तो भी मैं यही बोलूंगा कि अभी एकदम बल्क में पैसा ना लगा के एसआईपी रूट से अगर आप करते हैं तो एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि यूएस के अगर अभी भी देखें आप
डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ देयर आईटी कंपनीज या इन टर्म्स ऑफ देयर डिजिटल, जिस तरीके से दुनिया में चल रही हैं चीजें, तो अभी भी उनका डोमिनेंस है। तो एक छोटा सा एक्सपोजर लिया जा सकता है, पर बहुत बड़ा एक्सपोजर हम अभी रिकमेंड नहीं करेंगे। तो रहा ये वो तरीके जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर की भी बात यहाँ पर विकास ने की। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और बताएंगे कुछ और तरीके कि कैसे आप स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो अपना मेंटेन कर सकते हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए। हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैसे बनाए स्मार्ट पोर्टफोलियो और रहे टेंशन फ्री। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हेमंत रुस्तगी और साथी विकासपुरी इस वक्त मौजूद हैं। अब हेमंत सर, सबसे ज्यादा जिसकी बात की जाती है, कभी भी अगर बात की जाए कि आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा होना चाहिए, तो उसमें एक्टिव और पैसिव फंड की बड़ी बात होती है। इसका किस तरीके का मिक्स रखें कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहे और टेंशन फ्री आपको रिटर्न देता रहे? स्मिता, आई थिंक ये बिल्कुल अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी निवेशक के लिए डिसाइड करना। मेरे हिसाब से देखिए, दोनों की जगह है पोर्टफोलियो, बट आई थिंक उसको समझने की जरूरत है। पैसिव फंड का मतलब क्या है कि किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं वो सारे के सारे स्टॉक उसी वेटेज के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होते हैं। एक्टिवली मैनेज फंड का मतलब ये है कि जो जिस कैटेगरी के फंड में आप करते हैं उसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स किस तरह का हो, वो तो सेबी ने डिसाइड किया हुआ है। विद इन दैट आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, उनकी खुद की एक्सपर्टीज, उनकी रिसर्च टीम की एक्सपर्टीज, उसके हिसाब से फंड मैनेजर एक एक्टिवली मैनेज फंड में पोर्टफोलियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको जो बेंचमार्क है उससे ज्यादा रिटर्न दे सकें। तो मेरा यह मानना है कि हमारे देश में अभी भी काफी ये अपॉर्चुनिटीज हैं फंड मैनेजर के लिए। एटलीस्ट अभी कुछ सालों तक तो मैं कह सकता हूँ ये कि जहां पे एक्टिवली मैनेज फंड, अगर आप अच्छे से फंड चुनते हैं, उन फंड को चुनते हैं जिनकी पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कि वो आपको जो पैसिवली मैनेज फंड है उससे बेहतर रिटर्न दे सके। तो मुझे लगता है कि जो कोर है आपका वो होना चाहिए एक्टिवली मैनेज फंड। इंडेक्सिंग का स्कोप हमेशा आपके पास आपके पोर्टफोलियो में रहता है, चाहे आप एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में इन्वेस्ट करना शुरू चाहे, या इवन सेक्टरल इंडेक्स में अगर आप किसी फंड के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जो ज्यादा जो फोकस है वो लॉन्ग रन में, हालांकि ये बात सही है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड है थोड़े से ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन क्योंकि ओवर ए लॉन्गर पीरियड अगर आपने सही फंड चुने हैं तो वो उनमें वो क्षमता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कॉस्ट ज्यादा है, वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि दोनों का मिक्स आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ज्यादा अपने फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो को आप खुश हैं मार्केट रिटर्न से, तो जाहिर सी बात है कि आप इंडेक्स फंड को देख सकते हैं। बट इवन अगर आप एक एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, तब भी आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह जरूर है कि आप पैसिवली मैनेज फंड को इस्तेमाल करें। तो दोनों की जगह है, बट किस तरह के आप निवेशक हैं, किस तरह का आप रिटर्न चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इसको बैलेंस कीजिए। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको भी समझा दिया कि एक्टिव और पैसिव का मिक्स आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके का होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम शो के स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस फाइनेंशियल जर्नी को इस कदर रखें कि हम एक टेंशन फ्री लाइफ भी जी सकें। तो लाइफ में दो स्टेजेस ऐसे होते हैं विकास। पहला तो रिटायरमेंट का, जब ये लगता है कि आगे फिर इनकम कैसे आएगी, अगर हम रिटायर हो जाते हैं तो एक मंथली इनकम जो अब तक आ रही थी सैलरी के रूप में वो कम हो जाएगी, और आजकल तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पेंशन भी नहीं मिलती। दूसरा, अचानक आए कुछ ऐसे खर्चे जो सेटबैक दे जाते हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ कॉर्पस तो होना ही चाहिए था उस समय के लिए। ऐसे में दो चीजें काम आती हैं, इमरजेंसी फंड और SWP। ये कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस फ्री लाइफ और स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो के लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मिता जी। देखिए, पहले हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं। इमरजेंसी फंड यानी अगर कहीं पे भी किसी भी वजह से हमें अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो हमारे पास कम से कम 3 और एटलीस्ट 6 महीने का ऐसा कॉर्पस जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारे पास एक कॉर्पस होना चाहिए। और फिर किसी तरह के लालच में आके कि मार्केट गिर गई है और मेरे पास इमरजेंसी कॉर्पस पड़ा है, चलो इसको भी निवेश कर देते हैं, वो एटीट्यूड से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगेन, पर्पस ऑफ मनी, कि ये पर्पस जो है पैसे का वो ये है कि लाइफ में कभी भी अगर कोई इमरजेंसी आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो मैं इस पैसे को यूज करूंगा। ऐसे पैसे को आप हमेशा एक लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या आर्बिट्राज फंड, एक अच्छी कैटेगरी होती है जिसमें टैक्सेशन इक्विटीज की होती है,
ऐसे फंड्स में आप ये 3 से 6 महीने का कॉर्पस क्रिएट करके आप उसको छोड़ दीजिए। ये भूल ही जाइए कि ये पैसा जो है एग्जिस्ट भी करता है। और यस, क्योंकि ओवर द ईयर्स जैसे मान लीजिए सैलरीज बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, फैमिली में अगर नए मेंबर्स ऐड हो जाते हैं, बच्चे ऐड हो जाते हैं, तो आपका जो जरूरत है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इमरजेंसी फंड को भी आपने धीरे धीरे वहां तक बढ़ा के लेके जाना है जहां पे आपको मालूम है कि 6 महीने तक जो है मुझे ये पैसा अगर मेरा कोई इन्फ्लोज बंद हो जाए, कोविड में सब लोगों ने देखा ये, तो मैं इस पैसे को, ये जो है मेरा पैसा मुझे एक टेंशन फ्री लाइफ दे सकता है अगले 3 से 6 महीने के लिए। तो ये हो गया इमरजेंसी फंड। SWP स्मिता जी थोड़ा ना बहुत ग्लैमराइज कर दिया सोशल मीडिया ने कि SWP। एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे को फोन आया तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी नया नया म्यूचुअल फंड शुरू करना है, तो मेरे को एक सिप करा दीजिए और एक SWP करवा दीजिए। तो वो मैंने उनको समझाया कि SWP बेसिकली सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, जो आपने पैसा जमा किया है उसी में से ही आपको वो जो इनकम आएगी। तो SWP बेसिकली रिटायरमेंट, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक टूल है उनके लिए जो अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं। एज्यूमिंग किसी को आज से 10 साल के बाद या 15 साल या 20 साल के बाद में कैलकुलेशन पर्पज से 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और उनको उनका पोर्टफोलियो मान लीजिए 10% से ग्रो करता है, तो उनकी कमाई तो होगी 10 लाख, लेकिन आपको SWP करना थोड़ा कम, यानी मान लीजिए 6%, विच मीन्स के 50,000 रुपये महीना अगर आप SWP करते हैं, आपकी कमाई 10 लाख है, आपने 50,000 रुपये महीना निकाल लिया, तो आपने 6 लाख रुपए विड्रॉ किया। अब आपके पास एक विंडो बच गई कि 1 करोड़ के सामने 4 लाख रुपए और बच गया। वो वापस अगले साल जो है दोबारा से आप इस तरीके से, जब पोर्टफोलियो 1 करोड़ 4 लाख के ऊपर अर्निंग आएगी, आप अगेन थोड़ा पैसा विड्रॉ करिए। क्यों? क्योंकि यदि कहीं मार्केट अच्छी नहीं चली तो आपके पास एक कुशन होना चाहिए कि आपकी जो मुद्दल है या आपका मेन प्रिंसिपल है वो डिप्लीट होना ना शुरू करे। तो SWP के लिए आप अपना पहले रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करिए। जितना बड़ा कॉर्पस होगा उतना बेहतर आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी SWP लेना। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, सिस्टमेटिक विड्रॉल जितनी आपके पोर्टफोलियो की एवरेज अर्निंग है या जो तरीके से वो बढ़ रहा है, उससे आप कम से कम कोशिश करें कि 30-40% लेस विड्रॉल लें ताकि पोर्टफोलियो को एक कुशन बना रहे। तो ये 2 टूल्स मुझे लगता है कि अपने पोर्टफोलियो में आपको टेंशन फ्री लाइफ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं हेमंत जी, जब हमने इतनी बात कर ही ली है स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो बनाने की, तो फिर बताइए कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए कौन कौन से वो फंड्स हैं आपके हिसाब से जो होने ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? स्मिता, क्योंकि हम बैलेंस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मिक्स की, इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड और मल्टी एसेट फंड। तो इक्विटी में मुझे लगता है 3 फंड कैटेगरीज और विद इन दैट कौन से फंड। मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, हीलियोस का फ्लेक्सी कैप नया फंड है, बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन लेवल, पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। हाइब्रिड में HDFC बैलेंस एडवांटेज, और मल्टी एसेट में व्हाइट ओक मल्टी एसेट, जो एक आपको ऑप्शन देता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक ही इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट करने के लिए। जी, और विकास, आपके बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए आपके पसंदीदा फंड्स कौन कौन से हैं? देखिए स्मिता, किसी भी पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए आप अपना टाइम होराइजन फिर गोल्स के हिसाब से लिंक करें। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप रिटायरमेंट के लिए बना रहे हैं तो HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो है वो आप 15-20 साल का, अगर आपका जो रिटायरमेंट के लिए समय है तो ये ले लीजिए। आप 10 से 15 साल जो मीडियम टर्म गोल्स हैं उसके लिए पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, और वही मीडियम टर्म गोल के लिए एक निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड भी ले लीजिए। तो हमारा क्या होता है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगेन आप एक मीडियम टर्म फंड के लिए टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, जिस तरीके से अभी कंजम्पशन स्टोरी जो है पैन आउट हो रही है, तो ये एक अच्छा विकल्प है आपको एज अ टैक्टिकल प्ले पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए। और अगर आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है जो अगले 3 से 5 साल में आने के लिए तैयार है, तो आप ICICI प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड ले लीजिए। तो इस तरीके से अपने गोल्स को के साथ में आप हर एक फंड को जोड़िए ताकि आपको ये पता चले कि मेरा शॉर्ट टर्म के लिए फंड कौन सा है, मेरे मीडियम टर्म के लिए फंड कौन से हैं और मेरे लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स कौन से हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप ये फंड शामिल करके अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और ओवरऑल इस पूरी चर्चा से आप कहीं ना कहीं एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं जो आपको ये कहेगा कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों ही मेहमानों ने जिस तरीके के टिप्स दिए उससे आप अपने निवेश की जर्नी को बड़े स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच हेमंत सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, और विकास जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मनी गुरु के आज के सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।